नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है धरती धन न अपना उपन्यास का भाग नंबर 5। काली जब भी कोठरी में लेटता तो उसे यही डर रहता कि छत उसके ऊपर आ गिरेगी, दीवारें उसे अपने मलबे के नीचे दबा लेंगी। छत जगह जगह नीचे की ओर झुकी हुई थी और वहाँ मैले मैले जाले लटक रहे थे। शहतीरों को दीमक ने खोखला कर दिया था और सरकंडों के ऊपर मिट्टी को खदेड़कर चूहों ने अपने घर बना लिए थे। छत को खड़ा रखने के लिए कई लठों का सहारा दिया गया था। फर्श सीला था और कोठरी में हर समय अंधी आँख की तरह अंधेरा छाया रहता था। दीवारें कुबड़ी हो गई थी और किसी भी समय छत समेत धड़ाम से नीचे गिर सकती थी। काली ने कोठे के अंदर ध्यान से चारों ओर देखा, फिर वह छत पर आ गया। लेप न होने के कारण छत पर रेत सी बिछी हुई थी। वह सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा चौधरी और महाजनों के मकानों और पक्के चौबारों को देखने लगा। चमादड़ी में कच्चे कोठों के मुकाबले में वे चौबारे और पक्के मकान बहुत ही भले दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि वह भी अपने कोठे को खदेड़ पक्का मकान बनाएगा, उस पर एक चौबारा भी डालेगा। यह विचार उसके दिमाग पर इतनी जल्दी छा गया कि वह इसे जल्दी से जल्दी साकार देखने के लिए बेकरार हो उठा। उसने दिमाग में मकान का नक्शा भी बना लिया और छत से नीचे उतरता हुआ चाची को बहुत ऊंचे स्वर में पुकारने लगा। जब चाची ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह आवाज़ें देता हुआ गली में आ गया और प्रीतों के घर से चाची को बुला लाया। चाची को खाट पर बिठा स्वयं उसके पाँव में बैठ काली ने कहा, चाची मैंने एक बात सोची है। क्या? चाची ने इस ख्याल से खुश हो कहा कि शायद वह अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता है। चाची मैं सोच रहा हूँ कि कोठे को गिराकर पक्का मकान बना दूँ। यह मकान अपनी उम्र खो चुका है। काली ने टूटे हुए किवाड़ों, बोदी दीवारों और झुकी हुई छत की ओर संकेत करते हुए कहा। यह सुन चाची ने हाथ से अटेरन रख दिया और आंखों से पानी पोंछती हुई बोली, पुत्रा तेरे बाप दादा इसी मकान में रहे, यहीं पैदा हुए और यहीं अपने श्वास पूरे किए। उनके समय में भी कुछ न कुछ टूटता रहता था। दीवार गिरी तो नई बना दी, शहतीर टूटा तो उसे लठ का सहारा दे दिया, छत से मिट्टी गिरने लगी तो सरकंडे बदल दिए और पानी टपकने लगा तो ऊपर और मिट्टी डाल दी। यह दरवाज़ा भी तेरे चाचा ने लगवाया था, वरना पहले यहाँ भी सरकंडों की टट्टी ही हुआ करती थी। तू 4 पैसे कमा लाया है तो उन्हें संभाल कर रख, कल को तेरी शादी होगी तो काम आएंगे। मुझे छप्पड़ से मिट्टी तू ला देना, सारे मकान पर लेप मैं कर दूंगी। नहीं चाची, मैं नया मकान बनाऊंगा, रुपया खर्च हो जाएगा तो क्या हुआ, और कमा लूँगा। काली ने चाची के घुटने पकड़ लिए, फिर बोला, चाची जब तू ऐनक लगाकर पक्के आंगन में चरखा कातेगी तो चौधरानियाँ भी तेरे साथ ईर्ष्या करेंगी। काली की बातें सुन चाची खुश हो गई थी और साथ ही चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्यों करने लगा है। भला आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान को पक्की ईंटें लगाई हैं? चाची ने मन ही मन में मन्नत मानी कि काली ऐसी बातें सोचना छोड़ दे। जब काली ने अनुमति के लिए चाची से आग्रह किया तो वह अटेरन उठाती हुई बोली, काका मैं क्या बताऊं, तू जो अच्छा समझता है सो कर, तेरी अक्ल मेरी अक्ल से बड़ी है। काली ने चाची को बाजुओं में उठा लिया और उसे 2-3 चक्कर दे दिए। चाची कराहती हुई बोली, हट काका, मेरी तो जान ही निकल गई है, जोड़ जोड़ हिल गया है, मेरे शरीर में ताकत नहीं रही। काली ने चाची को खाट पर बिठा दिया और स्वयं जूता पहनकर झूमता हुआ दुकानों की ओर चला गया ताकि मकान बनाने के बारे में छज्जू शाह से सलाह कर सके। नए मकान का नक्शा उसके दिमाग में भिन्न भिन्न सूरतों में उभर रहा था और वह महाजनों की गली में जाता हुआ
प्रत्येक मकान को ध्यान से देख रहा था। काली छज्जू शाह की दुकान पर पहुंचा तो वहां काफ़ी भीड़ थी। शाह सौदा देने में व्यस्त था। वह किवाड़ के साथ खड़ा हो गया ताकि छज्जू शाह की नज़र उस तक पहुंचे तो वह उसे बंदगी कर सके। काली उसे काम करते हुए दिलचस्पी से देखने लगा। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन छज्जू शाह की हर एक पर नज़र थी। क्या मजाल कोई सौदा लिए बिना वापस चला जाए या किसी को अपने प्रश्न का उत्तर ना मिले। छज्जू शाह को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ देख काली निराश हो गया और वापस जाने के लिए किवाड़ के पीछे हट गया। छज्जू शाह की नज़र उसकी ओर भी थी। वह झट बोल उठा, कहाँ चले बाबू कालिदास, बोरी पर बैठो, मैं सबको सौदा तोल दूँ, फिर इकट्ठे बैठ इत्मीनान से बातें करेंगे। काली थड़े पर एक और बिछी हुई फटी सी बोरी पर बैठ गया। थड़े के दूसरी ओर खल की खुली बोरियां पड़ी थी और 7 बड़ा तराजू और बाट रखे हुए थे। धड़े के पीछे दालान था जिसके एक कोने में बजाजे की अलमारी थी। उसके सामने एक बहुत मैली चादर बिछी हुई थी। अलमारी के साथ लकड़ी की संदूकची और उसके साथ लोहे का गज पड़ा था। दूसरे कोने में कई छोटी बड़ी बोरियां थीं। उनके पीछे टीन के छोटे बड़े डिब्बों की कमर तक ऊंची कतार थी। दालान के पीछे एक लंबी और गहरी कोठरी थी जिसके अंदर घुप अंधेरा था। शाह जब कोठरी में जाता तो यूँ महसूस होता जैसे वह किसी गुफा में उतर गया हो। शाह को देखता हुआ काली सोचने लगा कि स्वभाव से यह आदमी देवता है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या चौधरी, क्या चमार, सबके साथ जी कहकर बात करता है और फिर काम में इतना चुस्त है जैसे इसके 4 हाथ हों। शाह अपने बाजू से चेहरे का पसीना पोंछता हुआ थड़े पर आया और पलक झपकते में उसने बनोले की कई धड़ियाँ तोल दी। वह काली की ओर देख मुस्कुराया और अंदर जा उसकी ओर लैंप का सिगरेट और माचिस फेंकता हुआ बोला, कालिदास तुम सिगरेट पियो, इतनी देर में मैं इनका हिसाब बना दूं, फिर निश्चिंत होकर बातें करेंगे। काली सिगरेट पीता हुआ मन ही मन छज्जू शाह का चौधरी हरनाम सिंह से मुकाबला करने लगा। एक गीली मिट्टी की तरह नर्म और दूसरा सूखी मिट्टी की तरह सख्त। काली ने जोर से सिगरेट का कश खींचा और अपने आप से बुदबुदाया कि शाह जैसे आदमी के लिए जान भी चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। सब ग्राहकों को निपटाकर छज्जू शाह अपना हुक्का उठा काली से जरा परे हटकर थड़े पर आ बैठा। उसने 2-4 बार हुक्का गुड़गुड़ाया और खांसता हुआ बोला, कालिदास देर हो गई, क्या करूं? दुकानदारी पेशा ही ऐसा है, लालच रहता है कि ग्राहक आया है, अगर 4 पैसे का सौदा ले जाएगा तो धेले पाई की बचत हो जाएगी। दुकानदारी नाम ही आई चलाई का है। छज्जू शाह ने अपनी टेंट पर कई बार हाथ फेरा और हुक्के के 2-4 लंबे कश खींच उसने न एकदम परे कर दी, जैसे उसे अचानक ही कुछ याद आ गया हो। वह काली की ओर झुकता हुआ बोला, उस दिन हरनाम सिंह ने जीतू को नाहक मारा। वह बेचारा बेकसूर था। सवेरे से शाम तक मेरे काम में लगा रहा था। रात को जब मैंने दुकान बढ़ाई तो वह अपने घर गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग मारने का हौसला कैसे कर लेते हैं और कसूर न होते हुए लोग मार क्यों खा लेते हैं। कह काली कुछ क्षण चुप रहा, फिर छज्जू शाह की ओर देखता हुआ बोला, शाहजी, इसमें चौधरी का उतना दोष नहीं जितना मंगू का है। वह चौधरी के कान भरता रहता है। मैं 6 साल के बाद गांव आया हूँ। मेरा उससे कोई शरीका भाईचारा नहीं है, फिर भी मेरे साथ दुश्मनी करने लगा है। जहाँ मिलता है नाजायज़ बातें करता है। बाबू कालिदास, इस गांव का हाल मत पूछो। चोरी, यारी, निंदा, चुगली बहुत बढ़ गई है। भलमानसी का ज़माना ख़त्म हो गया और लुच्चों का राज आ गया है। छज्जू शाह ने खांस खांस कर गले में फंसी हुई बलगम निकाली और गली में थूकता हुआ बोला, कहो, छुट्टी काटने आए हो या गांव में रहने का विचार है? इरादा गांव में ही रहने का है।
आगे जो रब जी को मंजूर। शहरों में भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, शहर में गरीब आदमी मारा जाता है, गांव में तो फिर भी पल जाता है। गांव के लोगों में अभी तक दया धर्म बाकी है, लेकिन शहर में तो आदमी सामने तड़प तड़प कर जान दे दे, कोई पानी तक नहीं पूछेगा। छज्जू शाह हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। काली उसकी ओर देखता हुआ बोला, शाह जी, मेरा कोठा बहुत बोधा हो गया है, पता नहीं किस समय बैठ जाए। सोच रहा हूँ कि उसे खदेड़कर पक्का बना दूँ। इसी बारे में आपसे सलाह करने आया था। छज्जू शाह की आंखों के सामने काली का 10 रुपये का नोट एक बार फिर घूम गया। वह उठकर अंदर गया और उसने काली की ओर लैंप का एक और सिगरेट फेंक दिया। शाह जी, रहने दो, मैं सिगरेट कम ही पीता हूँ, इससे तो हुक्का अच्छा है, काली ने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने अपने हुक्के के अलावा 2 हुक्के और भी रखे हुए हैं, एक जाटों के लिए, दूसरा चमारों के लिए, लेकिन इस दुनिया में भांत भांत के लोग हैं। कुछ दिन हुए पार से एक चमार मेरे लिए शक्कर लेकर आया था। उसने पीने के लिए हुक्का मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन यह भलमानस जाते समय आंख बचाकर हुक्का भी ले गया। काली का सिर शर्म से झुक गया और वह कुछ देर तक सिगरेट को उंगलियों में थामे हुए जमीन को घूरता रहा। छज्जू शाह ने गला साफ करके एक बार फिर बलगम गली में थूक दी और काली से बोला, तुम मकान की बात कर रहे थे, वाह वाह, बड़ा नेक ख्याल है। तेरे सदके चमादड़ी में भी एक मकान पक्का हो जाएगा, तेरी इज्जत बढ़ेगी, 4 गांव में नाम हो जाएगा कि घोड़ेवाहा की चमादड़ी में भी एक पक्का मकान है। शाहजी, इस समय मेरे पास 300 रुपया है, अगर 300 में काम हो सकता है तो मैं कल से ही इमारत शुरू कर देता हूँ। कुछ पैसा मिलने वाला है, लेकिन अभी उसमें कुछ समय लगेगा, काली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। 300 तो कम है, तुम्हारा घर मैंने देखा हुआ है, तुम्हारे चाचा सिद्धू से तो मेरा पुराना लेन देन था, उसने भी एक बार मकान पक्का करने का इरादा बनाया था, कुछ रुपया भी इकट्ठा किया था, 100 रुपया मुझसे भी उधार ले गया था, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। उस सस्ते ज़माने में शायद इतने पैसों में मकान बन जाता, लेकिन अब 500-600 रुपये से कम में काम चलेगा नहीं, हर चीज़ महंगी है। यह तो बहुत बड़ी रकम है, इतना रुपया मेरे पास नहीं है, काली ने बहुत निराश हो कहा। छज्जू शाह भी सोच में पड़ गया और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। फिर वह हुक्के की नय मुंह से हटाता हुआ बोला, बाबू कालिदास, मेरी समझ में तो एक ही सूरत आती है, वह यह कि गली वाली दीवार पक्की बना लो, बाकी पक्के स्तून खड़े करके कच्ची दीवारें खड़ी कर दो, छत का सारा बोझ पक्के स्तूनों पर रहेगा। जब पैसे हाथ में आ जाएं तो दीवारें भी पक्की कर लेना। मैंने भी 15 साल पहले इसी तरह अपना मकान बनवाया था, अब देख लो, भगवान की दया से उसी मकान पर 2 मंजिलें चौबारे हैं। काली ने शाह की योजना को ध्यान से सुना और समझ लिया। उसने एक बार फिर योजना को मन ही मन दोहराया। छज्जू शाह हिसाब लगाता हुआ बोला, ईंटें गढ़ी के भट्टे से मिल जाएंगी, शहतीर और कड़ियों का बंदोबस्त हो जाएगा, दरवाज़ों के लिए शीशम की लकड़ी के फट्टे महाशय से ले लेना, मिट्टी पीपल वाले जोहड़ से खोद लेना। छज्जू शाह ने सारा हिसाब लगाकर विश्वासपूर्ण स्वर में कहा, परमात्मा का नाम लेकर इमारत शुरू कर दो, महीने भर में मकान खड़ा हो जाएगा। छज्जू शाह को बंदगी करके काली थड़े से नीचे उतरने लगा तो शाह ने उसे बहुत नम्रता से आवाज़ दी। काली पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा और संकेत पाकर फिर थड़े पर आ गया। शाह ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, कालिदास, तेरे साथ बात करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात गुजर गई हो उसके जिक्र से क्या फ़ायदा। क्या बात है शाहजी? काली ने दिलचस्पी से पूछा। छज्जू शाह काली की बात का उत्तर दिए बिना ही उचक कर अंदर चला गया। वह एक ताक से पुराने बही खाते को झाड़ता पोंछता हुआ उठा लाया और पन्ने पलटकर एक स्थान पर उंगली रखकर कहा,
तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे। उससे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये ही वापस किए थे और 25 रुपये अभी बाकी थे कि उसे मौत ने आ घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। मेरा बड़े बड़े चौधरियों और साहूकारों से लेन देन है, लेकिन उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। छज्जू शाह ने उस पन्ने पर उंगली रखकर बही बंद कर ली और अफसोस भरी आवाज़ में कहा, जो मर गया सो मर गया। तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आ गया था, आखिर तुम उसी खानदान की निशानी है। जब कभी सिद्धू की याद आती है तो यह बही निकाल कर देख लेता हूँ, इसमें उसका अंगूठा लगा हुआ है। छज्जू शाह अपनी बात ख़त्म कर चुका तो काली बहुत हौसले से बोला, शाहजी, उनकी जगह मैं जो बैठा हूँ, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आज दिन ढले आपको पैसे दे जाऊँगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, रुपए आ जाएंगे। अगर 12 साल बेएतबारी नहीं हुई तो अब 2-4 दिन के लिए क्यों होगी? जब कभी इधर आना हो तो दे जाना। काली थड़े से नीचे उतरने लगा तो छज्जू शाह उसे हौसला देता हुआ बोला, इमारत जल्दी ही शुरू कर दो। वैसे तो परमात्मा के कामों में किसी का दखल नहीं है, लेकिन हिसाब से अभी बरसात में 2-पौने 2 महीने बाकी हैं। हाँ, कमी पेशी होने की सूरत में शर्माना मत। सबके कार्य करने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी बंदा बंदे का दारू बन जाता है। आपकी दया बनी रहनी चाहिए। आप जैसे लोगों के सहारे ही गांव में इज्जत से दिन काटने की आशा है, वरना यहाँ तो हर आदमी काटने को आता है। छज्जू शाह को बंदगी करके काली थड़े से नीचे उतर आया और शाह की बातों पर मुग्ध सा गर्दन उठाए अपने घर को जाने वाली गली की ओर मुड़ गया। धरती धन न अपना उपन्यास का भाग नंबर 6। पूर्व में आकाश पर छाए हुए बादलों में से सूरज लिहाफ में छिपे बच्चे की तरह झांक रहा था। सूरज की हवा सूखे खेतों में हल्की सी धूल उड़ाती हुई चल रही थी। चमादड़ी की स्त्रियां और मुटियारें सिरों पर टोकरे उठाए हुए चौधरियों के घरों और हवेलियों से कूड़ा और गोबर उठाने के लिए घरों से निकल पड़ी थी। चमादड़ी के मर्द गज गज के साफे बांधे और कमर तक नीची कुर्तियां पहने हाथों में दरातियां या खुरपे लिए खेतों की ओर जा रहे थे। काली गली में खड़ा अपने कोठे को ध्यान से देखता हुआ नए पक्के मकान के नक्शे के बारे में सोच रहा था। चाची भी बहुत प्रसन्न थी कि काली वह काम करने जा रहा है जो उसकी 7 पीढ़ियों से नहीं हो सका था। वह चमादड़ी में पहला पक्का मकान बना रहा है। वह सारे इलाके में अपने बाप दादे का नाम ऊंचा करेगा। कोई राहगीर चौबारे को दूर से ही देखकर पूछेगा तो लोग बताएंगे कि वह चौबारा माखे के पुत्र काली का है। यह सोच चाची कुछ उदास सी हो गई। वह मन ही मन में सोचने लगी कि काश उसका भी एक बेटा जिंदा रहता और वह भी चौबारा बनाता। लोग पूछते तो उन्हें उत्तर मिलता कि यह चौबारा सिद्धू के पुत्र का है। चाची की आंखें भर आई और वह अपने पति और 5 बेटों को याद करके खूब रोई। जब उसका मन कुछ हल्का हो गया तो उसने अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दे ली कि बेटा क्या भतीजा क्या, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। और फिर काली भी तो उसका ही बेटा है। अगर उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला पोसा तो है। गांव के लोग अब भी यही कहेंगे कि यह प्रतापी के भतीजे काली का चौबारा है। चाची को ड्योढ़ी से बर्तन और दूसरा सामान समेटने के लिए कहे काली स्वयं छत पर चला गया। उसने ड्योढ़ी की छत और मुंडेरों का अच्छी तरह निरीक्षण किया और नीचे उतरकर सामान निकालने में चाची का हाथ बटाने लगा। जब सब सामान बाहर निकाल लिया गया तो चाची ने ड्योढ़ी की एक थम्मी लकड़ी का मोटा लठ के पीछे से एक पोटली निकाली और उसे अपने नेफे में छिपा लिया और गली में खाट बिछा सूत अटेरने लगी।
काली कुदाल ले छत को खदेड़ने लगा। छत उसके बोझ और कुदाल की चोटों के तले कांप रही थी। चाची थोड़े थोड़े समय के बाद काली को पुकार कर कहती कि संभल कर कुदाल चलाना, छत बोदी है, कहीं एकदम नीचे न आ गिरे। गली के सब बच्चे चाची के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। जिन बच्चों की प्रीतों के बच्चों के साथ दोस्ती थी, वे उनके कोठे पर बैठे हुए बहुत नज़दीक से देख रहे थे। चाची गली में अपने गिर्द मंडरा रहे बच्चों को झिड़कती हुई परे रहने की ताकीद कर रही थी। काली को छत उखाड़ते देख गली की कुछ स्त्रियां गोद के बच्चों को कमर से लगाए कुछ चाची के पास आ गई। जो भी औरत काम धंधे से लौटती, वह चाची के पास रुककर छत खदेड़ने का कारण ज़रूर पूछती। चाची बड़े गर्व से उसे बताती कि काली पुराने कोठे की जगह नया मकान बनाने लगा है। ज्ञानो उपले थापने के लिए अपनी छत पर आई। काली को कुदाल चलाते देख वह सोच में पड़ गई कि वह अपने कोठे की छत क्यों खदेड़ रहा है। वह टोकरा फेंक कर गोबर भरे हाथों को मसलती हुई चाची के पास जमा स्त्रियों की भीड़ में आ मिली। चाची लहक लहक बता रही थी, काली कहता है कि पक्का मकान बनाऊंगा, ऊपर चौबारा डालूंगा, इतना ऊंचा कि 2 कोस से नजर आए। ज्ञानो बच्चों को पीछे धकेलती हुई चाची के बिल्कुल पास आ गई और गोबर से लिथड़े हुए हाथों से ही बाल संवारती हुई बोली, चाची चौबारे के बाहर चारों ओर लाल रंग करवाना, फिर वह चौधरी हरनाम सिंह के चौबारे की तरह दिखाई देगा। ज्ञानों का सुझाव सुन कई स्त्रियां हंस पड़ी। प्रीतो नाक सिकोड़ कर बोली, रांड सलाह तो ऐसे दे रही है कि जैसे काली के चौबारे में इसी का पलंग बिछेगा। ज्ञानों की माँ जस्सू ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो चीखती हुई बोली, ठहर जा सिर मुनिए, तेरी टांगें तोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें उपले थापने के लिए कहा था, तुम मुझसे भी पहले यहाँ पहुँच गई है। ज्ञानो गोबर भरे हाथ झटकती हुई अपने घर की ओर भाग गई और छत पर जाकर काली को कुदाल चलाते हुए देखने लगी। वह 2 उपले थाप लेती और फिर काली की ओर देखने लगती। उसके पुराने शीशम के रंग से मजबूत, सुडौल और भरे हुए शरीर से ज्ञानों की नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वह एक तरह से काली के साथ मुकाबला करने लगी। वह कुदाल की हर चोट के साथ एक उपला थापने की कोशिश करने लगी। उधर कुदाल की चोट पड़ती और इधर वह उपला थाप कर फेंक देती। जब काली कुदाल छोड़ सुस्ताने लगा तो ज्ञानो भी उपले थापना बंद कर देती। तेजी से ऊपर चढ़ते हुए सूर्य को देख जब काली जल्दी जल्दी कुदाल चलाने लगा तो ज्ञानो की उपले थापने की गति भी उसी हिसाब से बढ़ गई। ज्ञानो ने उपले थाप कर टोकरा नीचे फेंक दिया और काली की ओर देखते हुए भरपूर अंगड़ाई ली। टोकरा गिरने की आवाज़ सुन काली उसकी ओर देखने लगा और सिर से ऊपर उठी कुदाल क्षण भर के लिए वहीं रुक गई। ज्ञानो ने नीचे आकर हाथ मुँह धोया और अपनी माँ की आवाज़ों को अनसुना करती हुई गली में आ गई। काली के घर की ओर जाते हुए उसे अज्ञात सा डर महसूस हुआ। कानों में अपने भाई मंगू की झिड़कियाँ और गालियाँ गूंजने लगी, लेकिन उसने इस भय को सिर हिलाकर झटक दिया और अपनी कमीज़ के ऊपर चढ़ाए हुए बाजुओं को खोलती हुई चाची के पास जा खड़ी हुई। उस समय वहाँ केवल 2-3 बच्चे खड़े थे। चाची इत्मीनान से अटेरन चला रही थी। ज्ञानो को देख चाची बोली, कौन? ज्ञानो है, इधर आ, मेरे पास बैठ। चाची मैं यहीं ठीक हूँ। ज्ञानो सामने वाली दीवार का सहारा लिए खड़ी काली की ओर देखते हुए बोली। चाची ने अटेरन छोड़कर कहा, काली पक्की ईंट का मकान बनाने लगा है, रब इसकी उम्र लंबी करे। ज्ञानो चाची की बातों से बेपरवाह काली को कुदाल चलाते हुए देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसने कुदाल फेंक दी और मुंडेर पर झुकता हुआ बोला, चाची प्यास लगी है, पानी पिलाना। चाची अटेरन रखकर उठने लगी तो ज्ञानो झट बोल उठी, चाची ठहर जा, मैं लस्सी लाती हूँ। रहने दे लस्सी, तेरे घर में फिर कलेश बढ़ेगा। चाची उसे रोकती रही, लेकिन ज्ञानो अपने घर की ओर भाग गई। काली ने फिर पानी मांगी तो चाची बोली, काका ज्ञानो अपने घर से तुम्हारे लिए लस्सी लेने गई है, बस आती ही होगी।
काली ज्ञानों की प्रतीक्षा में अपनी आँखों पर हाथ की छतरी बनाकर गली में देखने लगा। कुछ ही समय बाद ज्ञानो गाढ़ी लस्सी में नमक मिलाकर लोटा भर लाई और चाची की ओर बढ़ाती हुई बोली, ले चाची लस्सी, नमक मैंने डाल दिया है, अब तू ही पिला दे, मैं तो उठते उठते ही 2 पल लगा दूंगी, चाची ने अटेरन उठाते हुए कहा। ज्ञानो एक हाथ में लस्सी का लोटा और दूसरे हाथ में पीतल का गिलास पकड़े सीढ़ी के आखिरी डंडे पर जा खड़ी हुई और झेपते हुए लस्सी से भरा गिलास काली के हाथ में थमा दिया। काली गटागट लस्सी पीने लगा। ज्ञानो उसके तख्ते की तरह चौड़े चकले सीने पर बालों में बह रही पसीने की नदी को देखने लगी। उसके सब पट्टे तने हुए थे। बालों पर महीन मिट्टी के कण आम के बूर की तरह बिखरे हुए थे। उसने लस्सी पीकर गिलास झुकाया तो ज्ञानो की नज़रें भी साथ ही झुक गई। उसने दूसरा गिलास भर दिया। काली चुस्कियाँ लेते हुए बोला, ऐसी स्वाद लस्सी जिंदगी में पहली बार पी है, शहर में तो लस्सी पीने का मज़ा ही नहीं आता था। ज्ञानो उत्तर में मुस्कुरा दी और धीमे स्वर में बोली, अगर लस्सी पीने का इतना ही शौक़ था तो गांव छोड़कर क्यों गया था। काली खिलखिलाकर हंस दिया। ज्ञानो मुस्कुराती हुई सीढ़ी से नीचे उतर आई और चाची की पायती आ बैठी। ज्ञानो इधर आ जा, आराम से बैठ, चाची ने अपने सामने पड़ी सूत की अट्टियों को समेटते हुए कहा। चाची मैं यहीं ठीक हूँ, ज्ञानो ने कहा। वह कभी काली को कुदाल चलाती हुई देखती और कभी सूत के उलझाओं को दूर करने में चाची का हाथ बटाने लगती। दोपहर तक काली ने छत का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। जब धूप तेज हो गई तो उसने काम करना बंद कर दिया। उस समय तक उसके नया पक्का मकान बनाने की खबर मोहल्ले में हर आदमी तक पहुंच चुकी थी। जो भी मर्द खेतों से घर वापस आता तो उसके घर वाले उसे सबसे पहले यही बताते कि काली नया पक्का मकान बना रहा है। वे कुएं से आते जाते काली के पास रुककर नए मकान के बारे में बातचीत करते। काली को उनके प्रश्नों के उत्तर देकर अजीब सी खुशी महसूस होती। काली ने भी नहा धोकर खाना खाया और कोठरी के दरवाजे में छोटी खाट बिछाकर लेट गया। हवा के झोंकों से छत पर बिखरी हुई मिट्टी उड़ उड़ कर उसके ऊपर गिर रही थी। तेज धूप में आकाश की नीलाहट फीकी पड़ गई थी। काली का दिल चाहता था कि अपने मकान के बारे में किसी से बात करे। जब यह ख्वाहिश और धूप दोनों ऐसा ही हो गई तो वह छोटी सी खाट उठाकर तकिए में चला गया। धरती धन न उपन्यास का भाग नंबर 7। चमादड़ी के बाहर चौक के पार साई बुले शाह का तकिया था। तकिए के चारों ओर शीशम और ऊंचे सरकंडों की बनी घनी बाड़ थी। एक और बढ़ के 2 पेड़ थे और बीच में शायद इस गांव से भी पुराना बहुत बड़ा पीपल था, जिसकी दाढ़ियाँ झुककर ज़मीन पर आ लगी थी और उसमें से कुछ ने जड़ें पकड़ ली थी। तकिए में एक और टूटी फूटी कब्र थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वह परमात्मा को पहुँचे हुए एक फ़कीर साईं बुल्ले शाह का मज़ार है। कभी कभार कोई दुखियारी, बीमारी या विपदा की मारी या फिर गोदहारी होने की आकांक्षा पूरी करने, दुश्मन को मात देने इस कब्र पर शाम को सरसों के तेल का दिया जला जाती। इसके चारों ओर तेल गिरने से बड़े बड़े काले और चिकने धब्बे पड़ गए थे। इर्द गिर्द झाड़ झंखाड़ की बनी बाड़ थी और उसमें मज़ार तक जाने के लिए छोटा सा रास्ता था। मज़ार से हटकर एक छोटा सा पक्का कमरा था, जिसे मुद्दत हुई किसी ने मनोकामना पूरी होने पर बनवाया था। कमरे की छत गिर चुकी थी। इसके एक कोने में छोटा सा गड्ढा था, जिसमें दिन भर उपलों की आग सुलगती रहती थी, ताकि हुक्का पीने वाले लोग अपनी चिल में भर सकें। कमरे के बाहर एक घड़ा रखा था। चमादड़ी की औरतें आते जाते वहाँ कुछ उपले फेंक जाती थी और घड़े में पानी भर देती थी। चमादड़ी के मर्द शीशम के पेड़ों के नीचे अपने ढोर डांगर बांधते थे और स्वयं पीपल की घनी छाँव में खाट या कपड़ा बिछाकर आराम करते थे।
गपशप लगाते थे और ताश व चौपट खेलते थे। काली अपनी खाट लेकर पहुंचा तो वहाँ काफ़ी रौनक थी। धूप के सताए और थकावट से चूर लोग सो रहे थे, कुछ ऊँघ रहे थे। जीतू, बंतू, संतू और बग्गा ताश खेल रहे थे। काली को देखते ही जीतू ने आवाज़ दी, बाबूजी इधर आ जा। जीतू काली को उसकी 4 जमातों की तालीम और शहर में 6 वर्ष गुजारने के कारण बाबूजी कहता था। वह उनके पास पहुंचा तो चारों ने उसे हाथों हाथ लिया। जीतू ताश की गड्डी दोनों हाथों में थामकर बोला, बंतैया बाबूजी पक्का मकान बनाने लगा है, ऊपर चौबारा भी रहेगा। अब बाजी बाबूजी के चौबारे में ही लगा करेंगी। जीतू की बात सुन और काली को वहाँ देख ऊँघते हुए उठकर उनके पास आ गए। हर आदमी ईंटों, गारे, चूने, लकड़ी, चूने इत्यादि के बारे में सलाह दे रहा था। वे गांव के कुछ मकानों को उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे थे। काली खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जीतू ने ताश की गड्डी को कपड़े में बांध दिया और अपनी छाती पर हाथ रखता हुआ बोला, बाबूजी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बता देना, एक बार मकान को आसमान तक उठा देंगे। बाबा फत्तू भी अपनी छोटी सी चुरमुराती हुई खाट उठाकर उसके पास आ गया। गांव में उसकी आयु के बहुत ही कम लोग थे। काली बाबे को देख उठ खड़ा हुआ और उसकी खाट पकड़ ली और उस जगह रख दी जहां छांव बहुत घनी थी। बाबे फत्तू ने खाट पर बैठते हुए कहा, किसके मकान की बात कर रहे हो? बाबा, काली ने इमारत शुरू की है, जीतू ने ऊंची आवाज़ में कहा। जब बाबे फत्तू ने कान को छूते हुए हाथ हिलाया तो उसने और भी ऊंची आवाज़ में अपनी बात दोहराई। अच्छा अच्छा, बाबे फत्तू ने काली की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। वह उसकी ओर झुक गया तो बाबा फत्तू उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे मोहल्ले में एक भी पक्का मकान नहीं है। तुम्हारा पक्का मकान बनने से मोहल्ले का सिर ऊंचा हो जाएगा। यह सब आप बुजुर्गों के पैरों का प्रताप है। बाबे फत्तू को काली की बात सुनाई दी तो वह अपना कान उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, मेरे कानों के पर्दे तरबूज के खप्पर की तरह मोटे हो गए हैं, अब बहुत ऊंचा सुनाई देने लगा है। काली ने अपनी बात दोहराई तो बाबे फत्तू का पोपला मुंह खुल गया और उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीता रहे काका, तेरा बाप तो सब अरमान दिल में ही लेकर मर गया था। अगर पल्ले के 4 पैसे ठिकाने से खर्च हो जाएं तो समझो अर्थ आ गए, वरना इस पेट के दोजख में तो हर चीज़ जलकर भस्म हो जाती है। बाबा फत्तू थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोला, मैंने भी ज़िंदगी में कोशिश तो बहुत की, दिन रात मेहनत की, तड़के खेतों में काम किया, दिन में रस्सियाँ बनाई, शाम को घास खोद कर बेचा, रात को कहीं मजदूरी का काम मिल गया तो नींद खराब करके वह भी कर लिया, लेकिन पक्का मकान बनाने का अरमान पूरा ना हो सका। गांव में मेहनत मजदूरी तो है, कमाई नहीं। अतीत की एक कामना को याद करके बाबे फत्तू की आंखों में आंसू छलक आए। आसपास बैठे हुए लोग सोच में पड़ गए और काली का दिल भी भर आया। मकान बन जाए तो मुझे ज़रूर दिखाना, बाबे फत्तू ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। मकान ही आपका होगा बाबा जी, काली ने नम्रता से कहा और बाबे की ओर झुकता हुआ बोला, अभी तो अगली दीवार पक्की बनाने का इरादा है, बाकी दीवारें पक्के स्तून बनाकर कच्ची ही बना दूंगा, बाद में पैसे हाथ आ जाएंगे तो दीवारें भी पक्की कर दूंगा। काली बाबे फत्तू के साथ बातों में व्यस्त था कि तकिए में एक ओर से गालियां देने की आवाज़ें आने लगी। सब लोगों का ध्यान उधर चला गया। सब उस आवाज़ को पहचानते थे, उस आवाज़ के मालिक को जानते थे। मंगू निक्कू के बेटे अमरू को गालियां दे रहा था क्योंकि उसकी भैंस की पीठ पर धूप पड़ रही थी। मंगू बकता झकता भैंस को छाया में बांधकर वहाँ आ गया जहाँ सब लोग बैठे थे। अमरू उसके पीछे पीछे खाट उठाकर आ रहा था। काली के पास पहुंचकर मंगू ने कहा, आज क्या छत पर भैंसे नाचे थे जो उसका एक हिस्सा गिर गया है?
नहीं, मैंने आप गिराया है, पक्का मकान बना रहा हूँ, काली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। क्या कहा? मंगू खिलखिलाकर हंस पड़ा और एक और लेटे घुम्मन को संबोधित करता हुआ बोला, घुमना, सुना तूने, काली पक्का मकान बना रहा है। घुम्मन गर्दन ऊपर उठाकर कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, क्या कहा? काली मकान बना रहा है? नहीं, हवेली बना रहा है, जिसमें असामियों और तेरे मेरे जैसे कमियों की कचहरी लगाने और दाद फरियाद सुनाने के लिए एक दीवान खाना भी होगा। कहकर मंगू काली से बोला, क्या शहर में डाके डालता रहा है जो गांव आते ही पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया? दूसरे गांव से भी लोग शहर रहकर आए हैं, पक्का मकान तो क्या, किसी का पक्का चूल्हा भी नहीं बना। घुम्मन मंगू की हर बात पर सिर हिला रहा था। मंगू अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, मेरे मामा का साला फौज में नायक था, सिपाहियों के ऊपर अफसर, सारी उम्र बड़े बड़े शहरों में रहा, इतने बड़े बड़े शहरों में जिसमें हमारे गांव जैसे सैकड़ों गांव समा जाएं। दिल्ली, दसावर तक घूम आया है, लेकिन जब से बेचारा फौज से वापस आया है, रोटी के लिए भी तरस रहा है। मंगू की आवाज़ सुन सोए हुए लोग भी उठ गए। ताश और चौपट की बाजियां ठप हो गई और सबको विश्वास होने लगा कि मंगू और काली में झगड़ा हो जाएगा। सब महसूस कर रहे थे कि मंगू जाति कर रहा है, लेकिन डर के मारे चुप थे। काली कमज़ोर नहीं था, तगड़ा लंबा शरीर जो मकान की छत को छूता था। वह मंगू की ओर एकटक देखता रहा। वह बात पलटने के लिए बाबे फत्तू से बातें करने लगा, लेकिन मंगू उसके कंधे को झंझोड़ता हुआ बोला, काली, रुपया बाफर है तो हमें भी दे दे। क्या उसकी शराब पिएगा? काली ने क्रोध से कहा। खरीद कर तो ठेके की शराब पी जाती है और वह नामर्द लोग पीते हैं। तुम्हारी कमाई हराम की है, इससे तो मैं कुछ और ही करूँगा, मंगू ने छाती तान कर कहा। काली ने उसकी ओर घूर कर देखा तो वह तुनक कर बोला, मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मेरा खून पी जाएगा। मंगू के साथ वैर करके इस मोहल्ले में कोई नहीं रह सकता। मंगू के ये शब्द सुन बाबा फत्तू चुप नहीं रह सका। वह उसे समझाता हुआ बोला, मंगू क्यों लाग की बात करता है? खुश नहीं होता कि हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा आदमी निकल आया है जो पक्का मकान बना रहा है। चुप रह बुड्ढे, हर समय अपनी टर लगा रखता है। मंगू ने बाबे फत्तू को झिड़क दिया। वह रुआसा सा होकर शिकायत भरे स्वर में बोला, इस छोकरे को न बड़ों की इज्जत का ख्याल है, न ही छोटों का लिहाज। शिकारी कुत्ते की तरह पंजे झाड़कर हर किसी के पीछे पड़ जाता है। यह सुनकर मंगू और भी ज़्यादा भड़क उठा। चुप रह बुढ़ा, तू मेरे एक धोल की मार है। काली की आंखों में शरारे चमकने लगे। उसकी मुट्ठियाँ बंद हो गई। उसके चेहरे से साफ पता लगता था कि वह जैसे खून के घूंट पी रहा है। काली ने क्रोध से कांपते हुई आवाज़ में कहा, मंगू, तू मेरे साथ बात कर रहा था, बीच में बाबे को क्यों घसीट लाया? वह तुम्हारे बाप के समान है। तेरे बाप के समान होगा जिसने अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी। मंगू ने यह बात कह तो दी, लेकिन काली के शेर के पंजे की तरह खुले हाथ देख वह डर गया। कई लोगों ने दबी जुबान में मंगू से कहा कि वह इस झगड़े में माँ बाप को बीच में क्यों लाता है। बीच बचाव कराने के लिए बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे। जीतू चाहता था कि मंगू से काली भिड़ जाए और उसे पीट दे। बाबे फत्तू के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था और वह बिटर बिटर हर चेहरे की ओर देख रहा था। उसने अपने आसपास खड़े जीतू से पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बंतू से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर टाल दिया। बाबे फत्तू ने बारी बारी हर एक से पूछा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया तो वह हताश होकर ऊंचे स्वर में बोला, सब जने कोई की तरह काँ काँ कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कोई बात नहीं। बाबा फत्तू अपनी लाठी टटोल कर उठा, लेकिन काली ने उसे फिर खाट पर बिठाते हुए कहा, बाबा जी आप बैठो, आराम से लेटो, बात खत्म हो गई है। मंगू वहाँ से उठकर परे चला गया। काली अपनी खाट पर जा बैठा। जीतू उसकी ओर एकटक देखता हुआ धीमे स्वर में बोला, बाबूजी, तू तो पक्का शहरिया बनकर आया है। आज तू बिल्कुल शहरियों की तरह लड़ा है।
हवाई फैर ही किए। मज़ा तब था अगर मंगू के सारे दांत उसकी झोली में डाल देता। काली ने जीतू को कोई उत्तर नहीं दिया और ताश उठाता हुआ बोला, 1-2 बाजियां हो जाएं। जीतू ताश के पत्ते फेंटने लगा तो बाकी लोग भी उनके पास आ गए और शीघ्र ही हा 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 ही हु करते हुए ताश की पत्तों में खो गए। जब दिन ढल गया तो काली ने ताश जीतू के हाथ में थमा दी और अपनी खाट उठाकर बोला, परछाइयाँ लंबी हो गई हैं, जाकर काम शुरू करूं। काली अभी तकिए के अंदर ही था कि मंगू ने बाबे फत्तू की खाट को ठोकर मारते हुए कहा, बुढ़ा उठा खाट यहाँ से, कितनी जगह घेर रखी है, अब तू यहाँ ना आया कर, काली के चौबारे में ही दोपहर काटा कर। मंगू के इन शब्दों के साथ 2-3 ठहाके गूंज उठे और वे काफ़ी दूर तक काली का पीछा करते रहे।